लॉ ऑफ टॉर्ट्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर इस खास रिवीजन सत्र में आपका स्वागत है। आज हम CCSU LLB फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के लिए जो सबसे ज़रूरी सवाल है और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और हमारा मकसद सिर्फ रटना नहीं है बल्कि कॉन्सेप्ट्स को समझना है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहला सवाल जो किसी भी लॉ स्टूडेंट के दिमाग में आता है वो ये कि हर गलत काम तो गलत ही होता है, तो फिर टॉर्ट और क्राइम में आखिर फर्क क्या है? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, फर्क जो है वो उद्देश्य का है, मतलब नजरिए का है। उद्देश्य का? हाँ, जब हम क्राइम की बात करते हैं तो हम उसे पूरे समाज के खिलाफ एक अपराध मानते हैं। जैसे चोरी या हत्या। ये सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि समाज की शांति को भंग करती है। सही है। इसीलिए क्रिमिनल लॉ का उद्देश्य है अपराधी को दंड देना, पनिशमेंट, ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए। और टॉर्ट? टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, मतलब दो निजी पार्टियों के बीच का मामला। अच्छा, एक प्राइवेट मामला। हाँ, ये समाज के खिलाफ नहीं बल्कि एक व्यक्ति के निजी अधिकारों का उल्लंघन है। जैसे मान लीजिए किसी की लापरवाही से आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो यहाँ कानून का उद्देश्य अपराधी को जेल भेजना नहीं है बल्कि पीड़ित को मुआवजा दिलवाना है, कॉम्पेंसेशन। तो क्राइम का फोकस अपराधी पर, हाँ, और टॉर्ट का पीड़ित पर। एकदम सही। अच्छा, इसी से जुड़ी दो लैटिन कहावतें हैं जो हमेशा परेशान करती हैं। डैमनम सिन इंजुरिया और इंजुरिया सिन डैमनम। सुनने में एक जैसी लगती हैं। हाँ, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है और इन्हें समझना बहुत आसान है अगर हम बस दो शब्द पकड़ लें। कौन से दो शब्द? डैमनम यानी डैमेज, मतलब वास्तविक नुकसान, चाहे पैसे का हो, सेहत का हो या आराम का। ठीक है, डैमनम मतलब डैमेज। और दूसरा है इंजुरिया। इसका मतलब है आपके कानूनी अधिकार का उल्लंघन, लीगल राइट की इंजरी। ओके, डैमेज और लीगल इंजरी। अब देखिए, पहली कहावत है डैमनम सीने इंजुरिया, मतलब डैमेज बिना लीगल इंजरी के। हाँ। आपको असल में नुकसान तो हुआ है पर आपका कोई कानूनी अधिकार नहीं टूटा। तो फिर केस नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। इसका क्लासिक उदाहरण है ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस। हाँ, वो स्कूल वाला केस। जी, एक पुराने स्कूल के ठीक सामने एक नया स्कूल खुल गया और उसने अपनी फीस कम रखी। तो पुराने स्कूल के बच्चे वहां चले गए होंगे? हाँ, और उसे भारी आर्थिक नुकसान हुआ। अब नुकसान तो साफ दिख रहा है, डैमनम तो हुआ है। बिल्कुल। पर क्या कोई इंजुरिया हुई? नहीं, क्योंकि व्यापार करना हर किसी का कानूनी अधिकार है। अच्छा, मतलब कंपटीशन की वजह से नुकसान हुआ पर कोई लीगल राइट तो नहीं टूटा? एकदम, इसलिए कोई केस नहीं बना। मतलब जेब को चोट पहुंची पर कानून को नहीं। तो दूसरी कहावत इसका ठीक उल्टा होगी, इंजुरिया सिने डैमनम। बिल्कुल सही। इसका मतलब है लीगल इंजुरी बिना किसी डैमेज के। यहाँ मतलब कोई असल नुकसान नहीं हुआ? हाँ, आपको शायद एक पैसे का भी नुकसान ना हुआ हो, लेकिन आपके कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ है और कानून के लिए यही काफी है। इसका कोई केस है? हाँ, बहुत मशहूर केस है, एशबी वी वाइट। ये वो वोटिंग वाला केस है ना? जी, एक योग्य मतदाता को वोट डालने से रोक दिया गया और मजे की बात यह है कि जिस उम्मीदवार को वो वोट देना चाहता था वो वैसे भी चुनाव जीत गया। तो फिर तो उससे कोई नुकसान हुआ ही नहीं। सही कहा, कोई डैमनम नहीं हुआ, पर अदालत ने कहा कि वोट डालना एक बहुत बड़ा कानूनी अधिकार है और उस अधिकार को छीनना ही अपने आप में इंजुरिया है और इसके लिए मुआवजा मिलना चाहिए। ये बहुत साफ हो गया। तो टॉर्ट होने के लिए इंजुरिया मतलब कानूनी अधिकार का उल्लंघन होना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। अब यहाँ से एक और मुश्किल सवाल पर चलते हैं। क्या कोई बिना गलती किए भी जिम्मेदार हो सकता है? ये हमें स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी की तरफ ले जाता है। बिल्कुल, ये टॉर्ट लॉ के विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। पहले माना जाता था कि आप तभी जिम्मेदार हैं जब आपकी कोई गलती हो, कोई फॉल्ट हो। हाँ, लेकिन फिर औद्योगिक क्रांति आई, नई नई खतरनाक चीजें आने लगी और उसी माहौल में रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर केस आया और इसी ने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यानी कठोर दायित्व का सिद्धांत दिया। जी, इस केस में एक मिल मालिक ने अपनी जमीन पर एक बड़ा जलाशय बनवाया था। ओके। उसे पता नहीं था कि उसके नीचे पुरानी बंद पड़ी कोयले की खदानें हैं। जब जलाशय में पानी भरा गया तो वो रिस्क कर पड़ोसी की खदान में घुस गया, उसे भारी नुकसान पहुंचाया। तो इसमें मिल मालिक की क्या गलती थी? उसे तो पता भी नहीं था। यही तो बात है, उसकी कोई लापरवाही नहीं थी। तो फिर उसे जिम्मेदार क्यों ठहराया गया? अदालत ने एक नया नियम बनाया। कहा कि अगर आप अपनी जमीन पर कोई खतरनाक चीज लाते हैं, उसका नॉन नेचुरल इस्तेमाल करते हैं और अगर वो चीज वहां से एस्केप कर जाती है, मतलब बाहर निकलकर किसी को नुकसान पहुंचाती है, तो आपकी जिम्मेदारी कठोर होगी। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आपकी गलती नहीं थी। नहीं,
बस ये 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। खतरनाक चीज, नॉन नेचुरल उपयोग और उसका एस्केप होना। लेकिन ये तो 19वीं सदी का ब्रिटिश नियम था। शायद आज के भारत के लिए काफी नहीं था, खासकर एक बड़ी त्रासदी के बाद। आप बिल्कुल सही जगह इशारा कर रही हैं। भोपाल गैस त्रासदी। उस भयानक घटना के बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया कि रायलैंस वी फ्लेचर जैसा नियम, जिसमें एक्ट ऑफ गॉड जैसे कई बचाव थे, वो भारत के लिए नाकाफी है। तो फिर क्या हुआ? तो MC मेहता वी यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया और भी ज्यादा कठोर सिद्धांत बनाया, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, यानी पूर्ण दायित्व। और ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से अलग कैसे है? इसमें 2 बहुत बड़े अंतर हैं। अच्छा। पहला, कोई अपवाद नहीं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आप कह सकते हैं कि ये दैवीय कृत्य था या किसी और की गलती थी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में ऐसा कोई बचाव नहीं है। जिम्मेदारी पूरी है, 100%। कोई भी बहाना नहीं चलेगा, कोई भी नहीं। और दूसरा, एस्केप की शर्त हटा दी गई। मतलब अगर आपकी खतरनाक फैक्ट्री से गैस लीक होकर बाहर किसी को मारती है, तब तो आप जिम्मेदार हैं ही, लेकिन अगर फैक्ट्री के अंदर भी किसी कर्मचारी को नुकसान होता है, तब भी आपकी जिम्मेदारी पूरी होगी। तो ये सिद्धांत तो उद्योगों के लिए बहुत ही कठोर है। और कोर्ट का तर्क ये था कि जो उद्योग इन खतरनाक गतिविधियों से भारी मुनाफा कमाते हैं, उन्हें उससे होने वाले हर नुकसान की पूरी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। ठीक है, तो ये तो हुई जिम्मेदारी की बात। अब मान लीजिए किसी पर केस होता है, तो वो क्या बचाव ले सकता है? कई बचाव हैं, लेकिन एक सबसे आम है वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया। ये सुनने में मुश्किल लगता है, पर मतलब बहुत सीधा है। सहमति देने वाले व्यक्ति को कानूनी क्षति नहीं होती। मतलब अगर मैंने किसी जोखिम के लिए सहमति दी है, तो मैं बाद में केस नहीं कर सकती? बिल्कुल। अगर आपने जानते बूझते हुए जोखिम के लिए अपनी सहमति दी है, जैसे आप बॉक्सिंग मैच में हिस्सा लेती हैं। हाँ, तो फिर मुक्का लगने पर मैं केस नहीं कर सकती? सही। इसका क्लासिक केस है हॉल वर्सेस ब्रुकलिन्स ऑटो रेसिंग क्लब, जहां रेस देखने गए एक दर्शक को कार के टकराने से चोट लगी। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने माना कि जो व्यक्ति ऐसा खतरनाक खेल देखने आता है, वो इससे जुड़े जोखिमों के लिए अपनी एक तरह से मौन सहमति देता है। अच्छा, लेकिन क्या हो अगर गलती कोई और करे और जिम्मेदार आपको ठहरा दिया जाए? ये भी तो होता है। हाँ, इसे कहते हैं विकेरियस लायबिलिटी, यानी दूसरों के कामों के लिए जिम्मेदारी। मालिक और नौकर वाला मामला? जी, ये रेस्पोडेट सुपीरियर के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका मतलब है मालिक को जवाबदेह होने दो। अगर कोई नौकर अपने रोजगार के दौरान कोई टॉट करता है, तो उसका मालिक भी उत्तरदायी होगा। पर इस रोजगार के दौरान की सीमा क्या है? मान लीजिए कंपनी का ड्राइवर डिलीवरी करते हुए अपने दोस्त से मिलने के लिए रास्ता बदल ले और तब कोई हादसा हो जाए। बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर फ्रॉलिक एंड डिटोर का सिद्धांत आता है। फ्रॉलिक एंड डिटोर? हाँ, अगर ड्राइवर ने रास्ते से बस मामूली सा डिटूर लिया है, तो वो रोजगार का हिस्सा माना जा सकता है। लेकिन अगर वो पूरी तरह से अपने निजी काम के लिए निकल गया है, तो कंपनी अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है। ठीक है, तो ये निजी मालिकों पर लागू होता है। क्या ये सरकार पर भी लागू होता है? क्या सरकार अपने पुलिस वाले की गलती के लिए जिम्मेदार है? ये भारतीय टॉर्ट लॉ का सबसे विवादित क्षेत्र रहा है। अच्छा। पुराने समय में कहावत थी, राजा कोई गलती नहीं कर सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े और एक दूसरे से बिल्कुल अलग फैसले हैं। कौन कौन से? पहला, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती। इसमें एक सरकारी जीप के ड्राइवर की लापरवाही से हुई मौत के लिए कोर्ट ने सरकार को एक आम मालिक की तरह ही जिम्मेदार ठहराया। ये तो बहुत अच्छा फैसला था। हाँ, कोर्ट ने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में ऐसे सामंती सिद्धांत नहीं चल सकते। लेकिन फिर कस्तूरीलाल केस आया और उसने सब बदल दिया। हाँ, कस्तूरीलाल केस में पुलिस ने एक व्यक्ति का सोना जब्त किया, जो बाद में पुलिस की हिरासत से गायब हो गया। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जिम्मेदार नहीं माना। क्यों? कोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा कानून लागू करना एक सॉवरेन यानी संप्रभु कार्य है, और ऐसे कामों के लिए सरकार को छूट मिली हुई है। तो आज क्या स्थिति है? आज ये सिद्धांत काफी हद तक खत्म हो रहा है, खासकर मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में। चलिए अब कुछ ऐसे टॉट्स पर आते हैं जिनका सामना हम आम जिंदगी में कर सकते हैं, और इसमें सबसे पहला नाम आता है नेग्लिजेंस का। नेग्लिजेंस यानी उपेक्षा। ये आज के समय का सबसे आम टॉट है। और इसे साबित करने के लिए क्या करना होता है? 3 चीजें दिखानी पड़ती हैं। पहला, ड्यूटी ऑफ केयर, मतलब प्रतिवादी का आपके प्रति देखभाल का एक कानूनी कर्तव्य था। दूसरा ब्रीच ऑफ ड्यूटी, उसने उस कर्तव्य को तोड़ा। और तीसरा, डैमेज, उस उल्लंघन के कारण आपको कोई वास्तविक नुकसान हुआ। इस ड्यूटी ऑफ केयर का आइडिया कहाँ से आया? ये डोनाग्यू वी स्टीवेंसन केस से आया। इसे बोतल में घोंगा केस भी कहते हैं। हाँ, ये तो सुना है। एक महिला ने जिंजर बियर पी
और बोतल खत्म होने पर उसमें से एक सड़ा हुआ घोंघा निकला, जिससे वो बीमार पड़ गई। तो उसने मैन्युफैक्चरर पर केस किया है ना? हाँ, और तब अदालत ने नेबर प्रिंसिपल दिया कि आपका पड़ोसी हर वो व्यक्ति है जिस पर आपके काम का सीधा असर पड़ सकता है और उसके प्रति आपकी देखभाल की जिम्मेदारी है। मतलब एक घोंघे ने पूरी दुनिया में नेग्लिजेंस का कानून बदल दिया। बिल्कुल। पर कभी-कभी लापरवाही साफ दिखती है, पर उसे साबित करना मुश्किल होता है। ऐसे मामलों के लिए एक सिद्धांत है रेस इप्सा लोक्वेटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है घटना स्वयं बोलती है। जब कोई घटना ऐसी हो जो बिना लापरवाही के हो ही नहीं सकती, तो अदालत लापरवाही मान लेती है और सबूत का भार प्रतिवादी पर डाल देती है। जैसे म्यूनिसिपल कॉर्प ऑफ दिल्ली वी सुभागवती केस में दिल्ली का एक क्लॉक टावर अचानक गिर गया। अब जाहिर है क्लॉक टावर अपने आप तो नहीं गिरते। सही बात है। अब बात करते हैं मानहानि यानी डिफेमेशन की। लेबल और स्लैंडर में क्या अंतर है? बहुत सरल है। अगर मानहानि स्थायी रूप में है, जैसे लिखित, प्रिंटेड या ऑनलाइन पोस्ट, तो ये लेबल है। और अगर बोले गए शब्द हैं तो ये स्लैंडर है, जो अस्थायी रूप में होता है। और वो पुरानी कहावत जितना बड़ा सच उतना बड़ा लेबल, इसका क्या मतलब है? असल में ये कहावत आज के टॉर्ट लॉ पर बिल्कुल भी लागू नहीं होती। अच्छा? हाँ, टॉर्ट में सत्य एक पूर्ण बचाव है। अगर आपने जो कहा वो सच है, तो आप पर मानहानि का केस नहीं हो सकता। तो ये कहावत आई कहाँ से? ये पुराने क्रिमिनल लॉ से आती थी, जहां माना जाता था कि सच्ची अपमानजनक बात से शांति भंग होने का खतरा ज्यादा होता है। अच्छा, ये बात है। हमने इतने सारे कानूनों की बात की, लेकिन आज के बाजार में हम सब एक उपभोक्ता हैं। हमारे लिए भी तो कोई खास कानून होगा। बिल्कुल, और ये हमें हमारी चर्चा के आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण हिस्से पर लाता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। तो इस नए एक्ट के तहत उपभोक्ता कौन है? कोई भी व्यक्ति जो पैसे देकर कोई सामान खरीदता है या कोई सेवा लेता है, वो उपभोक्ता है। ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले भी? हाँ, 2019 के एक्ट की यही सबसे अच्छी बात है कि इसने ऑनलाइन खरीदारों को भी साफ तौर पर उपभोक्ता की परिभाषा में शामिल कर लिया है। मतलब Amazon या Zomato से कुछ भी खरीदे, आप एक उपभोक्ता हैं? बिल्कुल। बस एक शर्त है, अगर आप कोई सामान दोबारा बेचने के लिए खरीदते हैं, तो आप उपभोक्ता नहीं माने जाएंगे। ठीक है। और अगर किसी उपभोक्ता को शिकायत है, तो उसे कहाँ जाना चाहिए? एक्ट में एक बहुत ही सरल 3 स्तरीय तंत्र है, जो दावे के मूल्य पर आधारित है। कैसा है वो? पहला है जिला आयोग, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अगर आपके दावे का मूल्य 50 लाख रुपए तक है, तो आप अपने जिले के आयोग में शिकायत कर सकते हैं। और अगर 50 लाख से ज्यादा हो तो आप राज्य आयोग जा सकते हैं। ये 50 लाख से ज्यादा और 2 करोड़ तक के मामले देखता है। और सबसे ऊपर? सबसे ऊपर है राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन। ये 2 करोड़ रुपए से ऊपर के मामलों को देखता है। तो ये सिस्टम इसीलिए है ताकि लोगों को जल्दी न्याय मिल सके। एकदम, कम खर्चे में और जल्दी न्याय। तो ये थी हमारी टॉर्ट्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर एक तेज और गहरी चर्चा। हमने सभी यूनिट्स के सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को कवर किया। बिल्कुल। एग्जाम के लिए मेरी सलाह यही होगी कि हर उत्तर में कॉन्सेप्ट को समझाने के साथ साथ एक केस लॉ का नाम जरूर लिखें, जैसे एश बी वाइट, MC मेहता। हाँ, इनसे उत्तर को वजन मिलता है। बिल्कुल। अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि कैसे कानून समाज की जरूरतों के हिसाब से बदलता है। जैसे भोपाल त्रासदी के बाद एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जन्म हुआ। हाँ, तो इसी से जुड़ा एक सवाल भविष्य के लिए है। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI और सेल्फ ड्राइविंग कारें हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रही हैं, अगर एक सेल्फ ड्राइविंग कार पर दुर्घटना होती है या कोई AI गलत मेडिकल सलाह देता है, तो जिम्मेदार कौन होगा? कार का मालिक, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी या खुद AI? क्या हमारे मौजूदा नेग्लिजेंस के नियम इसके लिए काफी होंगे, या हमें पूरी तरह से नए प्रकार के दायित्व के सिद्धांतों की जरूरत पड़ेगी, जहां गलती किसी इंसान की नहीं बल्कि एक एल्गोरिदम की होगी? इस पर सोचिएगा। नमस्कार और स्वागत है। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। CCSU लॉ ऑफ टॉर्ट्स की परीक्षा। हमारे पास ये आपके भेजे हुए नोट्स और पिछले कुछ सालों के प्रश्न पत्र हैं, और हमारा मिशन है इन पन्नों में जो मुश्किल कानूनी सिद्धांत छिपे हैं उन्हें बिल्कुल आसान बनाना। बिल्कुल। हम केस लॉ की कहानियों पर और इन लैटिन मैक्सिम्स पर खास ध्यान देंगे। हाँ, आज का लक्ष्य रटना तो बिल्कुल नहीं है, समझना है। हम टॉर्ट लॉ के बड़े बड़े सिद्धांतों को उनकी कहानियों के जरिए समझेंगे। अच्छा। उन मुश्किल लैटिन वाक्यांशों का सही उच्चारण सीखेंगे, उनका मतलब जानेंगे। मकसद ये है कि परीक्षा हॉल में आपको सिर्फ नियम नहीं बल्कि उसके पीछे की पूरी कहानी याद आए। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ये टॉर्ट शब्द ये आखिर आया कहाँ से?
मैंने पढ़ा है कि ये लैटिन शब्द टॉटम से निकला है, हाँ, टॉटम। जिसका मतलब होता है कुछ टेढ़ा मेढ़ा या टू ट्विस्ट। तो मतलब कोई भी ऐसा काम जो सीधा नहीं यानी गैर कानूनी है। एकदम सही पकड़ा। और देखिए, इसी टेढ़े मेढ़े काम को समझाने के लिए दो बड़े विद्वान थे, सैलमंड और विनफील्ड। उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी। वैसे तो दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, पर विनफील्ड की परिभाषा थोड़ी ज्यादा व्यापक है और आज की अदालतें उसे ज्यादा पसंद करती हैं। वो कहते हैं कि टॉर्टियस लायबिलिटी तब पैदा होती है जब आप कानून द्वारा तय की गई किसी ड्यूटी को तोड़ते हैं। ठीक है, तो इससे दो बातें साफ होती हैं। पहली, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। हाँ, मतलब ये दो लोगों के बीच का मामला है, राज्य और अपराधी के बीच का नहीं। इसीलिए यहाँ जेल नहीं, मुआवजा मिलता है। बिल्कुल, ये प्राइवेट रॉन्ग है। और दूसरा, इसका उपाय। ये शब्द थोड़ा मुश्किल है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। इसका क्या मतलब है? मतलब मुआवजे का कोई फिक्स रेट कार्ड नहीं होता। बिल्कुल सही। अनलिक्विडेटेड का मतलब ही है जो पहले से तय ना हो। अगर आपकी गाड़ी कोई ठोक दे तो कोई पहले से तय रकम नहीं है कि आपको 10,000 ही मिलेंगे। अच्छा। अदालत देखेगी कि नुकसान कितना हुआ, चोट कितनी लगी, परेशानी कितनी हुई, और फिर वो मुआवजे की रकम तय करेगी। बस यही है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। हाँ, समझ गया। तो अगर किसी को अदालत में ये साबित करना हो कि उसके साथ टॉर्ट हुआ है, तो उसे 3 बातें साबित करनी होंगी। 1, कि कोई गलत काम, रॉन्गफुल एक्ट हुआ है। 2, उस काम से उसे कानूनी क्षति, लीगल डैमेज हुई है। और 3, उस क्षति के लिए कानून में कोई उपाय, लीगल रेमेडी मौजूद है। हाँ, ये 3 स्तंभ हैं। और इनमें से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी दूसरे पॉइंट में होता है, कानूनी क्षति। हाँ, क्योंकि लोग कानूनी क्षति को सीधे सीधे पैसे के नुकसान से जोड़कर देखते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कानून में 2 जादुई मंत्र है, 2 लैटिन मैक्सिम। ओके। पहला है, और मैं इसे धीरे धीरे और साफ साफ बोलती हूँ, डैमनम साइन इंजूरिया। डैमनम साइन इंजूरिया। अगर मैं इन शब्दों को तोड़ने की कोशिश करूं, डैमनम मतलब डैमेज या नुकसान। सही। और इंजूरिया मतलब लीगल इंजुरी या कानूनी चोट। तो नुकसान बिना कानूनी चोट के। बिल्कुल सही। इसका मतलब यही है कि आपको असल में नुकसान तो हुआ है, शायद पैसों का, लेकिन कानून की नज़र में कोई चोट नहीं लगी, क्योंकि आपका कोई कानूनी अधिकार नहीं तोड़ा गया। और अगर कानूनी अधिकार नहीं टूटा तो आप मुकदमा नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। नो लीगल राइट, नो रेमेडी। इसे समझने के लिए कहानी सुनते हैं। ये कहानी है बहुत पुराने ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस की। क्लासिक केस है। कल्पना कीजिए, एक शहर है जहां एक बहुत मशहूर स्कूल है जो सालों से चल रहा है। स्कूल का मास्टर अच्छा पैसा कमा रहा है। तभी उसी स्कूल का एक पुराना टीचर ठीक सामने अपना एक नया स्कूल खोल देता है। तो अब शहर में हो गए 2 स्कूल। हाँ, और जाहिर है कंपटीशन शुरू हो गया। नए स्कूल ने फीस कम रखी तो पुराने स्कूल मास्टर को भी अपनी फीस, मुझे लगता है 40 शिलिंग से घटाकर 12 शिलिंग करनी पड़ी। हाँ, और उसे भारी वित्तीय नुकसान हुआ, यानी डैमनम तो हुआ। वो गुस्से में अदालत पहुंच गया। लेकिन अदालत ने क्या कहा? अदालत ने कहा, आपको नुकसान हुआ ये हम मानते हैं, लेकिन क्या आपका कोई कानूनी अधिकार तोड़ा गया? जवाब था नहीं। क्योंकि दूसरे टीचर को भी स्कूल खोलने का उतना ही कानूनी अधिकार था जितना पहले वाले को। ये तो बस एक बिजनेस कंपटीशन था, और कानून बिजनेस में होने वाले हर नुकसान की भरपाई नहीं करता। ये है डैमनम साइन इंजूरिया का सबसे अच्छा उदाहरण। अब ठीक इसका उल्टा देखते हैं। दूसरा मैक्सिम है इंजूरिया साइन डैमनो। इंजूरिया साइन डैमनो। तो इसका मतलब हुआ कानूनी चोट बिना किसी नुकसान के। बिल्कुल। यानी आपका कानूनी अधिकार तोड़ा गया है, भले ही आपको 1 पैसे का भी नुकसान ना हुआ हो। सही। और कानून के नजर में ये ज्यादा गंभीर बात है। कानून कहता है पैसे का नुकसान हो या ना हो, अगर किसी का लीगल राइट छीना गया है तो ये अपने आप में एक चोट है और इसके लिए अदालत आना जायज है। इसकी भी एक बहुत मजेदार कहानी है। मामला है एशबी बनाम वाइट का। हाँ, ये तो जरूर सुनना चाहिए। सोचिए, इंग्लैंड वो चुनाव का दिन है। एक नागरिक हैं मिस्टर एशबी, जो वोट डालने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। वो पोलिंग बूथ पर जाते हैं, लेकिन वहां का रिटर्निंग ऑफिसर मिस्टर वाइट उन्हें किसी गलतफहमी में वोट डालने से रोक देता है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि मिस्टर एशबी जिस उम्मीदवार को वोट देना चाहते थे, वो उम्मीदवार चुनाव जीत गया। हाँ, वो जीत गया। तो तकनीकी रूप से एशबी के वोट न डालने से चुनाव के नतीजे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें कोई वास्तविक नुकसान यानी कोई डैमनो नहीं हुआ। तो फिर केस किस बात का?
लेकिन जब ये मामला अदालत में गया तो जज साहब ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, ये सिर्फ एक वोट का मामला नहीं है, ये एक नागरिक के कानूनी अधिकार का मामला है। वोट देने का अधिकार एक बहुत कीमती अधिकार है। उसका उल्लंघन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षति है, भले ही कोई पैसों का नुकसान न हुआ हो। यह है इंजुरिया साइन डैमिनो। तो ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये एक तरह से लोकतंत्र की बुनियाद की रक्षा करने जैसा था। सही। कि अगर हम अधिकारों के हनन को सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज करने लगें क्योंकि कोई क्वांटिफाइबल नुकसान नहीं हुआ, तो धीरे धीरे सारे अधिकार खोखले हो जाएंगे। भारत में भी तो ऐसा एक केस हुआ था। हाँ बिल्कुल, भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य के मामले में ऐसा ही हुआ था। एक विधायक को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लेकर विधानसभा सत्र में जाने से रोका गया। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनके मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए 50,000 रुपए का मुआवजा दिया। कोई वास्तविक नुकसान साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हमने ये तो समझ लिया कि टॉर्ट साबित करने के लिए एक गलत काम होना जरूरी है, लेकिन क्या कोई ऐसी भी स्थिति है जहां आपकी कोई गलती ना हो, आपकी कोई लापरवाही ना हो, फिर भी आप जिम्मेदार ठहराए जाएं? ये सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है। हाँ, और इसी को कहते हैं नो फॉल्ट लायबिलिटी, मतलब बिना गलती की जिम्मेदारी। और इसका सबसे पहला और मशहूर सिद्धांत इंग्लैंड से आया, जिसे कहते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी या कठोर दायित्व। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। और इसकी कहानी भी एक केस से ही शुरू होती है, रायलैंड्स बनाम फ्लेचर। बताइए क्या कहानी थी इसकी? कहानी कुछ ऐसी है कि एक आदमी था रायलैंड्स, जिसकी एक मिल थी। मिल चलाने के लिए उसे पानी की जरूरत थी, तो उसने अपनी जमीन पर एक बड़ा सा जलाशय, एक रिजर्वोयर बनवाया। उसने काम के लिए अच्छे इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया। उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी जमीन के ठीक नीचे कोयले की कुछ पुरानी बंद पड़ी खदानें हैं। और ये पुरानी खदानें उसके पड़ोसी फ्लेचर की चालू कोयला खदान से अंदर ही अंदर जुड़ी हुई थी। सही पकड़ा। जैसे ही रायलैंड्स के जलाशय में पानी भरा गया, पानी के वजन से जमीन धंस गई। पानी उन पुरानी खदानों के रास्ते बहता हुआ सीधा फ्लेचर की खदान में घुस गया। और उसकी पूरी खदान पानी से भर गई। हाँ, और उसका भारी नुकसान हुआ। अब सवाल ये था कि इसमें रायलैंड्स की क्या गलती? उसने तो पूरी सावधानी बरती थी। तो अदालत के सामने एक मुश्किल सवाल था। रायलैंड्स की कोई लापरवाही नहीं थी, पर फ्लेचर का भारी नुकसान हुआ था। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अदालत ने क्या रास्ता निकाला? यहीं पर जस्टिस ब्लैकबर्न ने एक नया नियम बनाया, जो आज भी टॉर्ट लॉ की बुनियाद है। क्या था वो नियम? उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन पर कोई खतरनाक चीज लाता है, जो अगर वहां से बाहर निकल गई तो नुकसान पहुंचा सकती है, तो वो उसे अपनी जिम्मेदारी पर लाएगा। ओके। अगर वो चीज बाहर निकलकर नुकसान करती है, तो लाने वाला ही जिम्मेदार होगा, भले ही उसकी कोई लापरवाही ना हो। तो इस नियम के 3 हिस्से हो गए। 1, कोई खतरनाक चीज, जैसे जलाशय में जमा इतना सारा पानी। हाँ। 2, उसका बाहर निकलना, एस्केप। और 3, जमीन का गैर प्राकृतिक उपयोग, नॉन नेचुरल यूज। बिल्कुल। अपने घर में बाल्टी में पानी रखना प्राकृतिक है, पर मिल के लिए इतना बड़ा जलाशय बनाना गैर प्राकृतिक माना गया। लेकिन इस कठोर नियम के कुछ बचाव भी बनाए गए थे, है ना? हाँ, कुछ अपवाद थे, जैसे कि अगर नुकसान किसी एक्ट ऑफ गॉड यानी दैवीय आपदा से हुआ हो या खुद वादी की गलती से हुआ हो, तो प्रतिवादी बच सकता है। लेकिन भारत में कानून इससे भी एक कदम आगे बढ़ गया। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अंग्रेजों का बनाया 19वीं सदी का नियम आज के खतरनाक उद्योगों के लिए काफी नहीं है। बिल्कुल। और ये हुआ MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में, जिसे हम ओलियम गैस लीक केस के नाम से जानते हैं। हाँ, भोपाल गैस त्रासदी के बाद का ये बहुत बड़ा केस था। सही। दिल्ली के एक बहुत घनी आबादी वाले इलाके में एक फैक्ट्री से खतरनाक ओलियम गैस लीक हो गई। कई लोगों की जान गई, हजारों लोग प्रभावित हुए। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हाँ, तत्कालीन चीफ जस्टिस PN भगवती ने कहा कि जो कंपनियां खतरनाक चीजों से डील करती हैं, उनके लिए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी काफी नहीं है। उनके लिए हम एक नया सिद्धांत बना रहे हैं, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, यानी पूर्ण दायित्व। और ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से अलग कैसे? देखिए, इसमें 2 बड़े फर्क हैं। पहला, इसमें कोई बचाव नहीं है। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। एक्ट ऑफ गॉड या किसी और का बहाना नहीं चलेगा। अगर आप खतरनाक काम कर रहे हैं और नुकसान होता है, तो जिम्मेदारी आपकी है, फुल स्टॉप। और दूसरा, मुआवजा। मुआवजा अनुकरणीय यानी एग्जेम्पलरी होगा, और ये कंपनी की हैसियत देखकर तय होगा। इसी को डीप पॉकेट थ्योरी कहते हैं। मतलब जिसकी जेब जितनी गहरी, उसकी जिम्मेदारी उतनी बड़ी। एग्जैक्टली। ये तो वाकई एक गेम चेंजर था।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि अगर आप बड़ा मुनाफा कमाने के लिए समाज को खतरे में डाल रहे हैं तो आप सॉरी बोलकर या छोटे मोटे बहाने बनाकर नहीं बच सकते। आपकी जिम्मेदारी पूरी और एब्सोल्यूट है। चलिए, अब मान लीजिए कि वादी ने टॉर्ट साबित कर दिया, क्या फिर भी प्रतिवादी के पास बचने का कोई रास्ता है? हाँ, कानून में कुछ सामान्य बचाव या जनरल डिफेंसेस दिए गए हैं और इनमें सबसे जरूरी बचाव के लिए एक और लैटिन मैक्सिम है। एक और मैक्सिम? हाँ, और वो है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, इसका मतलब है एक इच्छुक व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंचाई जाती। मतलब अगर आप अपनी मर्जी से किसी खतरे के लिए सहमति देते हैं तो बाद में चोट लगने पर आप शिकायत नहीं कर सकते, जैसे बॉक्सिंग रिंग में उतरने वाला बॉक्सर। बहुत अच्छा उदाहरण है। इसका क्लासिक केस है हॉल बनाम ब्रुकलिन्स ऑटो रेसिंग क्लब। एक आदमी कार रेस देखने गया, टिकट खरीदा, स्टैंड में बैठा और रेस के दौरान 2 कारें टकराईं। हाँ, और उनमें से एक उछलकर दर्शकों के बीच आ गिरी, जिससे उसे चोट लग गई। उसने क्लब पर केस कर दिया। तो अदालत ने क्या कहा? अदालत ने कहा कि जब आप कार रेस जैसा खतरनाक खेल देखने जाते हैं तो आप इस बात की एक निहित सहमति, इम्प्लाइड कंसेंट देते हैं कि ऐसी दुर्घटना हो सकती है। आप उस जोखिम को जानते हुए वहां गए हैं, इसलिए आप मुआवजे की मांग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, सिर्फ खतरे का ज्ञान होना ही सहमति नहीं है ना। जानना कि कोई खतरा है, क्या ये सहमति मानी जाएगी? मतलब अगर मुझे पता है कि सड़क पार करने में खतरा है और कोई लापरवाही से गाड़ी चलाकर मुझे टक्कर मार दे, तो क्या मैं मुकदमा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे खतरे का ज्ञान था? बिल्कुल कर सकते हैं, और इसी बारीक फर्क को स्मिथ बनाम बेकर के केस में समझाया गया। अच्छा, वो क्या केस था? एक पत्थर की खदान में एक मजदूर काम कर रहा था। उसके सिर के ऊपर एक क्रेन बड़े बड़े पत्थर इधर से उधर ले जाती थी। उसे पता था कि इसमें खतरा है। एक दिन एक पत्थर गिरा और वो घायल हो गया। तो कंपनी ने बचाव में कहा कि इसे तो खतरा पता था, ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया है। हाँ, लेकिन अदालत ने ये दलील नहीं मानी। क्यों? अदालत ने कहा कि मजदूर को खतरे का ज्ञान, साइंस जरूर था, लेकिन उसने स्वेच्छा से उस खतरे के लिए सहमति, वॉलंटी नहीं दी थी। वो अपनी मर्जी से उस क्रेन के नीचे खड़ा नहीं था। वो अपनी आर्थिक मजबूरी और नौकरी की शर्तों के कारण वहां काम कर रहा था। तो ज्ञान और सहमति 2 अलग-अलग चीजें हैं। बिल्कुल। अब कुछ और बचावों की बात करते हैं। इनमें से इनएविटेबल एक्सीडेंट और एक्ट ऑफ गॉड सुनने में एक जैसे लगते हैं। क्या इनमें कोई बारीक सा फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है। ये अक्सर कंफ्यूज करता है। एक्ट ऑफ गॉड में मानवीय हस्तक्षेप वो शून्य होता है। अच्छा। ये प्रकृति की कोई असाधारण घटना है जिसे इंसान ना तो रोक सकता है, ना ही उसका अंदाजा लगा सकता है, जैसे कोई अभूतपूर्व भूकंप या बाढ़। निकोलस बनाम मार्शलैंड केस इसका उदाहरण है, जहां इतनी ज्यादा बारिश हुई जितनी किसी ने देखी नहीं थी और उसकी वजह से झीलें टूट गईं। और इनएविटेबल एक्सीडेंट? इनएविटेबल एक्सीडेंट में इंसान शामिल हो सकता है, पर वो घटना ऐसी होती है जिसे उचित सावधानी बरतने के बावजूद टाला नहीं जा सकता था। जैसे? इसका मशहूर केस है स्टैनली बनाम पॉवेल। एक शिकार पार्टी में एक आदमी ने फेजन पर गोली चलाई, गोली एक पेड़ से टकराई, उसका एंगल बदला और पास खड़े एक दूसरे व्यक्ति को लग गई। ये एक एक्सीडेंट था जिसे रोका नहीं जा सकता था। समझ गया। और 2 और बचाव हैं, नेसेसिटी और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। हाँ, नेसेसिटी का मतलब है एक बड़े नुकसान को रोकने के लिए एक छोटा नुकसान करना, जैसे कोप बनाम शार्प केस में आग को फैलने से रोकने के लिए किसी और की जमीन पर घुसकर फायर ब्रेक बनाना। और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी? उसका मतलब है कि अगर कोई काम करने का अधिकार आपको खुद कानून ने दिया है, जैसे रेलवे लाइन बिछाना, तो उस काम से होने वाले अनिवार्य नुकसान जैसे धुआं या शोर के लिए आप जिम्मेदार नहीं होंगे, बशर्ते आपने कोई लापरवाही न की हो। बहुत अच्छे। तो अगर आज की पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये कह सकते हैं कि टॉर्ट कानून में सबसे जरूरी चीज नुकसान नहीं बल्कि कानूनी अधिकार का टूटना है। हाँ, इंजूरिया के बिना डैमनम की कोई कीमत नहीं। और हमने ये भी देखा कि ये कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये समाज की जरूरतों के हिसाब से बदलता है। बिल्कुल, जैसा हमने भारत में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से एब्सोल्यूट लायबिलिटी के क्रांतिकारी सफर में देखा। सही, बिल्कुल सही। और परीक्षा के लिए एक टिप, इन केस की कहानियों को याद रखें। रायलेंस के जलाशय की कहानी या एशबी के वोट का किस्सा आपको पूरा कानूनी सिद्धांत याद दिला देगा। ये तो है। लेकिन जाने से पहले एक आखिरी सवाल छोड़कर जाती हूँ।
आपके स्रोतों में सॉवरेन इम्यूनिटी का जिक्र है। वो पुराना सिद्धांत कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता। हाँ, द किंग कैन डू नो रॉन्ग, और इसलिए सरकार पर केस नहीं हो सकता। हाँ, हालांकि भारत में सुप्रीम कोर्ट ने इसे काफी हद तक खत्म कर दिया है, खासकर सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही के मामलों में। सही है, संवैधानिक टॉर्ट्स के आने से ये काफी बदला है। लेकिन फिर भी सोचिए, आज के समय में सरकार के एक संप्रभु काम जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखना और एक ऐसी सेवा जिसे सरकार दे रही है जैसे अस्पताल चलाना, इनके बीच की रेखा कहाँ खींची जाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कब पुलिस का काम एक ऐसी सेवा बन जाता है जिसके लिए सरकार को टॉर्ट कानून में जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? ये वो सवाल है जिससे अदालतें आज भी जूझ रही हैं। सोचने के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक और गहरा प्रश्न है। आज की इस गहन चर्चा के लिए धन्यवाद। दूसरों की और गलतियों परीक्षाओं के के लिए लिए सभी को जिम्मेदारी। शुभकामनाएं। हाँ, विकेरियस लाइबिलिटी। ये सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है, मतलब करे कोई और भरे कोई और। हाँ, पहली बार में ये थोड़ा अटपटा लगता भी है कि भाई जिसने गलती की ही नहीं वो हर्जाना क्यों भरे। पर इसके पीछे एक मजबूत तर्क है, और ये दो मशहूर लैटिन मैग्जिम्स पर आधारित है। अच्छा। पहली है क्वी फासेट पर एलियम फैसेट पर से। चलिए इसे धीरे धीरे बोलते हैं। काय फैसेट पर एलियम फैसेट पर से। काय फैसेट पर एलियम फैसेट पर से। इसका मतलब है जो व्यक्ति किसी और के जरिए काम करता है, माना जाता है कि वो काम उसने खुद किया है। और दूसरी है रेस्पोंडिएट सुपीरियर। रेस्पोंडिएट सुपीरियर यानी मालिक को जवाबदेह होने दो। एक तरह से जो किसी के काम से फायदा कमा रहा है, उसे उस काम से होने वाले नुकसान का जोखिम भी उठाना चाहिए। ठीक है, तो इसका सबसे आम उदाहरण तो मालिक और नौकर का रिश्ता हुआ। पर अदालत ये कैसे तय करती है कि मालिक कब जिम्मेदार है और कब नहीं? कोई तो सीमा होगी। हाँ बिल्कुल, और इसके लिए सबसे जरूरी टेस्ट है कि क्या नौकर ने वो गलत काम नौकरी के दौरान, मतलब इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया था। अच्छा, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसे समझने के लिए एक बहुत ही मजेदार केस है सेंचुरी इंश्योरेंस को वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड का। कहानी एक पेट्रोल टैंकर के ड्राइवर की है। वो अपनी लॉरी से एक पेट्रोल पंप के अंडरग्राउंड टैंक में पेट्रोल भर रहा था। ये उसका काम था, उसकी ड्यूटी थी। और इसी बीच उसने कुछ गड़बड़ कर दी होगी। बिल्कुल। पेट्रोल भरते भरते उसे सिगरेट पीने की तलब हुई। उसने माचिस जलाई और जलती हुई तीली जमीन पर फेंक दी। अरे, पेट्रोल पंप पर? जी। नतीजा, एक जबरदस्त धमाका। कंपनी ने दलील दी कि सिगरेट पीना तो ड्राइवर का निजी काम था, ये उसकी नौकरी का हिस्सा थोड़ी था। बात तो सही लगती तो है, लेकिन अदालत ने इसे नहीं माना। जज ने कहा कि भले ही सिगरेट पीना निजी काम हो, लेकिन उसने ये काम अपनी ड्यूटी करते समय किया था। ये अपने अधिकृत काम को लापरवाही से करने का एक तरीका था, इसलिए कंपनी को जिम्मेदार ठहराया गया। अच्छा, मतलब काम के दौरान की गई लापरवाही। एक और केस है शायद जो इस बात को और साफ करता है, लिम्पस वर्सेस लंदन जनरल ओमनिबस को का। हाँ बिल्कुल। यहाँ एक बस कंपनी ने अपने ड्राइवरों को साफ साफ मना किया था कि दूसरी कंपनी की बसों से रेस मत लगाना। ये तो हर बस कंपनी करती होगी। हाँ, लेकिन एक ड्राइवर ने सोचा कि अगर वो सामने वाली बस को रोककर अपनी बस आगे निकाल ले तो उसकी कंपनी को ज्यादा सवारियां मिलेंगी। मतलब कंपनी का फायदा सोचा उसने। बिल्कुल, और इसी चक्कर में उसने दूसरी बस का रास्ता रोका और एक्सीडेंट हो गया। कंपनी ने कहा, हमने तो साफ मना किया था, हमारी क्या गलती। तो क्या कंपनी बच गई? नहीं, अदालत ने कहा कि ड्राइवर का काम बस चलाना था। उसने वही किया, बस एक गलत और मना किए गए तरीके से किया। क्योंकि इरादा कंपनी को फायदा पहुंचाना था, इसलिए ये नौकरी के दायरे में ही माना गया। ठीक है, मालिक और नौकर की बात तो समझ में आ गई, लेकिन सबसे बड़े मालिक यानी सरकार का क्या हम सरकार पर भी ऐसे ही केस कर सकते हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। यहीं पर संप्रभु उन्मुक्ति यानी सॉवरन इम्यूनिटी का सिद्धांत आ जाता है। ये एक पुराने अंग्रेजी सिद्धांत पर आधारित है, रेक्स नॉन पोटेस्ट पेकारे। रेक्स नॉन पोटेस्ट पेकारे। हाँ, मतलब द किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कोई गलती नहीं कर सकता। लेकिन भारत तो लोकतंत्र है, यहाँ कोई राजा तो है नहीं। बिल्कुल, और यही सवाल आजादी के बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। आजादी से पहले P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी केस में एक रास्ता निकाला गया था। सरकारी कामों को दो हिस्सों में बांट दिया गया। संप्रभु कार्य जैसे सेना, पुलिस, जिनके लिए सरकार पे केस नहीं हो सकता। सही। और दूसरे गैर संप्रभु कार्य जैसे डाक सेवा चलाना, जिनके लिए सरकार एक आम मालिक की तरह ही जिम्मेदार थी। तो आजादी के बाद क्या हुआ? आजादी के बाद स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही प्रगतिशील फैसला दिया। एक सरकारी जीप ड्राइवर की लापरवाही से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।
कोर्ट ने कहा कि एक गणराज्य में राजा कोई गलती नहीं कर सकता, जैसा सामंती सिद्धांत नहीं चल सकता। मतलब सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। हाँ, एक आम मालिक की तरह। ये एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है ना? नहीं हुई। कुछ ही साल बाद कस्तूरीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में कोर्ट ने एक तरह से यू टर्न ले लिया। अच्छा, वो क्या केस था? कहानी ये थी कि पुलिस ने एक सुनार कस्तूरीलाल से कुछ सोना जब्त किया। सोना पुलिस मालखाने में रखा गया, लेकिन वहां से एक हेड कांस्टेबल उसे लेकर पाकिस्तान भाग गया। तो कस्तूरीलाल ने सरकार पर केस किया होगा? हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बार कहा कि पुलिस की गिरफ्तारी और जब्ती की शक्ति एक संप्रभु कार्य है, और अगर ये काम करते हुए कर्मचारी कोई गलती करते हैं तो सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। इस फैसले की बहुत आलोचना हुई। ये तो बहुत उलझन वाली स्थिति है। तो आज क्या होता है? आज स्थिति काफी बदल गई है। अब संवैधानिक टॉर्ट्स की एक नई अवधारणा आ गई है। अगर सरकार या उसके कर्मचारी किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, जैसे पुलिस हिरासत में मौत, तो सुप्रीम कोर्ट सीधे मुआवजा देने का आदेश देता है। वहां संप्रभु उन्मुक्ति का बचाव काम नहीं आता। ठीक है, तो एक व्यक्ति की गलती की जिम्मेदारी हमने समझी, पर तब क्या होता है जब गलती करने वाले एक से ज्यादा हों? बहुत अच्छा सवाल। यहीं पर संयुक्त अपकृत्यकर्ता यानी जॉइंट टॉर्ट फीजर्स का सिद्धांत आता है। मतलब जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई टॉर्ट करते हैं। इसमें परीक्षा के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे जरूरी बात है कि उनका दायित्व संयुक्त और पृथक होता है। जॉइंट एंड सेवरल। जॉइंट एंड सेवरल, इसका आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि पीड़ित को इंसाफ के लिए भटकना नहीं पड़ता। मान लीजिए दो कंपनियों की लापरवाही से एक दीवार गिरी और कोई घायल हो गया। हर्जाना 10 लाख बना, तो वो घायल व्यक्ति किसी भी एक कंपनी से पूरे 10 लाख वसूल सकता है। अच्छा, उसे ये साबित नहीं करना पड़ेगा कि किसकी कितनी गलती थी? बिल्कुल नहीं। बाद में वो कंपनियां आपस में हिसाब करती रहें। ये पीड़ित के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत है। चलिए अब कुछ खास टॉर्ट्स की बात करते हैं, और शुरुआत करते हैं सबसे आम टॉर्ट से, उपेक्षा यानी नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब है देखभाल करने के अपने कानूनी कर्तव्य को न निभाना, जिससे किसी को नुकसान हो जाए। इसके 3 तत्व हैं। एक कर्तव्य था, उसे तोड़ा गया और उस वजह से नुकसान हुआ। इसमें देखभाल का कर्तव्य या ड्यूटी ऑफ केयर सबसे अहम लगता है। ये कैसे तय होता है कि मेरा कर्तव्य किसके प्रति है? यहीं पर टॉर्ट लॉ की सबसे मशहूर कहानी आती है, डोनाग्यू वी स्टीवेंसन की। सोचिए, 1928 का स्कॉटलैंड। श्रीमती डोनाग्यू एक कैफे में अपनी दोस्त के साथ हैं। उनकी दोस्त उन्हें एक जिंजर बियर खरीद कर देती है। बोतल गहरे रंग की है, अंदर कुछ दिखता नहीं। वो आधा पी लेती हैं और बाकी ग्लास में डालती हैं, और बियर के साथ बाहर आता है एक सड़ा हुआ घोंगा। उफ, सुनकर ही तबीयत खराब हो गई। उनकी भी हो गई। उन्होंने बियर बनाने वाली कंपनी पर केस कर दिया। कंपनी ने कहा, हमारी जिम्मेदारी तो दुकानदार के प्रति है, श्रीमती डोनाग्यू के प्रति नहीं। हमारा उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये तो एक मजबूत दलील है। उस समय के हिसाब से थी, लेकिन यहीं पर लॉर्ड एटकिन ने पड़ोसी सिद्धांत यानी नेबर प्रिंसिपल दिया। उन्होंने कहा, कानून में आपका पड़ोसी वो हर व्यक्ति है जिस पर आपके काम का सीधा असर पड़ सकता है। और इसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। इस एक केस ने आधुनिक उपभोक्ता कानून की नींव रखी और ये तय कर दिया कि निर्माता अपने अंतिम उपभोक्ता के प्रति भी जवाबदेह है। लेकिन कई बार लापरवाही साबित करना बहुत मुश्किल होता है। सही कहा। और ऐसे ही मामलों के लिए कानून में एक और लैटिन मैगजीम है, रेस इप्सा लोक्यूटर। रेस इप्सा लोक्यूटर। इसका मतलब? इसका मतलब है बात खुद बोलती है। द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ये कब लागू होता है? जब कोई दुर्घटना ऐसी हो जो बिना लापरवाही के हो ही नहीं सकती। इसका एक क्लासिक भारतीय उदाहरण है म्युनिसिपल कॉर्प ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवती का केस। दिल्ली के चांदनी चौक में एक पुराना घंटा घर था। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। वो एक दिन अचानक गिर गया और कई लोगों की मौत हो गई। अब ये साबित करना मुश्किल था कि एमसीडी की क्या लापरवाही थी। सही बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ रेस इप्सा लोकेटर का सिद्धांत लगाया। कोर्ट ने कहा कि एक घंटाघर अपने आप नहीं गिरता, अगर उसकी सही से देखभाल हो रही हो। उसका गिरना ही पहली नजर में नगर निगम की लापरवाही दिखाता है। मतलब अब एमसीडी को साबित करना था कि उनकी कोई गलती नहीं थी। बिल्कुल। सबूत का भार उन पर डाल दिया गया। बहुत दिलचस्प। अगला टॉर्ट है न्यूसेंस, यानी वो चीजें जो पड़ोसियों की नाक में दम कर देती हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। कानूनी भाषा में न्यूसेंस का मतलब है किसी की जमीन के इस्तेमाल में अनुचित हस्तक्षेप, जैसे बहुत ज्यादा शोर, धुआं या बदबू। इसका कोई यादगार केस? जरूर। स्टर्जिस वर्सेस ब्रिजमैन की कहानी। एक मिठाई वाला था
जो 20 साल से अपनी दुकान में शोर करने वाली मशीनों से मिठाई बना रहा था। फिर एक डॉक्टर ने बगल में अपना कंसल्टिंग रूम बनाया। और अब डॉक्टर को शोर से परेशानी होने लगी। हाँ, मरीजों को देखने में दिक्कत होने लगी। डॉक्टर ने केस कर दिया। मिठाई वाले ने कहा कि मैं तो 20 साल से ये कर रहा हूं, डॉक्टर तो खुद इस न्यूसेंस के पास आया है। ये भी एक मजबूत दलील लगती है। पर अदालत ने नहीं माना। अदालत ने कहा कि न्यूसेंस के पास आना, कमिंग टू द न्यूसेंस, कोई बचाव नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अतिचार यानी ट्रेसपास की। ट्रेसपास का मतलब है किसी व्यक्ति, उसकी जमीन या सामान में बिना इजाजत सीधा हस्तक्षेप। परीक्षा के लिए इसमें सबसे जरूरी बात है कि ये एक्शनेबल पर से है। एक्शनेबल पर से, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आपको कोई असली नुकसान साबित करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अधिकार का उल्लंघन ही केस करने के लिए काफी है। किसी की इजाजत के बिना उसके बगीचे में एक कदम रखना ही ट्रेसपास है, भले ही घास को कोई नुकसान ना हुआ हो। अच्छा, और अब आते हैं उस टॉट पर जो शब्दों से चोट पहुंचाता है, मानहानि यानी डेफेमेशन। मानहानि का मतलब एक ऐसे झूठे बयान का प्रकाशन जो किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचाए। इसके 3 मुख्य तत्व हैं। बयान मानहानिकारक हो, वो शिकायत करने वाले के बारे में हो, और वो प्रकाशित हो। प्रकाशित मतलब किसी तीसरे व्यक्ति को बताया गया हो। बिल्कुल। इसके 2 प्रकार भी हैं। लाइबल, जो स्थायी रूप में होता है, जैसे लिखा हुआ, और स्लैंडर, जो बोला हुआ होता है। और इसके बचाव क्या है? पहला और सबसे मजबूत बचाव है सत्य, ट्रूथ। अगर बात सच है तो वो मानहानि नहीं है। और अगर बात सच ना हो तो दूसरा बचाव है उचित टिप्पणी, फेयर कमेंट, मतलब जनहित के मामलों पर दी गई ईमानदार राय। और तीसरा है विशेषाधिकार, प्रिविलेज, जैसे संसद या अदालत की कार्रवाई में कही गई बातें, उन पर मानहानि का केस नहीं हो सकता। मान लीजिए किसी ने ऑनलाइन सेल में एक महंगा फोन ऑर्डर किया, लेकिन बॉक्स खोलने पर उसमें नकली चार्जर निकला। ये तो बहुत होता है। हाँ, तो सवाल ये है कि क्या वो व्यक्ति उपभोक्ता है, और अगर है तो वो न्याय के लिए कहाँ जाएगा? आज हम इसी यात्रा को, मतलब पहचान से लेकर न्याय तक, समझेंगे। बिल्कुल सही शुरुआत है, क्योंकि यही 3 पड़ाव हैं जिन्हें हम आज विस्तार से समझेंगे। पहला, कानून की नज़र में उपभोक्ता की परिभाषा में कौन आता है और कौन नहीं। ठीक है। दूसरा, सेवाओं से जुड़े 2 अनुबंधों के बीच का वो बारीक अंतर जो अक्सर सबसे ज्यादा उलझन पैदा करता है। और तीसरा, अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो न्याय पाने का असल रास्ता क्या है। ठीक है, तो आते हैं उस पहले और सबसे बुनियादी सवाल पर जो इस पूरे कानून की नींव है। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर इसकी परिभाषा में ही कई कानूनी दांवपेच छिपे हैं। तो अधिनियम की धारा 2(7) के हिसाब से ये उपभोक्ता है कौन? देखिए, इसकी परिभाषा के 2 मुख्य हिस्से हैं। एक तो सामान यानी गुड्स के लिए, और दूसरा सेवाओं यानी सर्विसेज के लिए। ओके। आसान भाषा में उपभोक्ता वो व्यक्ति है जो किसी प्रतिफल यानी कंसिडरेशन के बदले में कोई सामान खरीदता है या कोई सेवा किराए पर लेता है। और ये कंसिडरेशन चुकाया हुआ भी हो सकता है या देने का वादा भी हो सकता है। हाँ, या फिर पार्ट पेमेंट की तरह कुछ अभी और कुछ बाद में देने का वादा, सब इसमें शामिल है। और मेरे शुरुआती उदाहरण की तरह 2019 के इस नए कानून में एक बहुत बड़ा अपडेट यही है कि अब इसमें ऑनलाइन लेन देन, टेली शॉपिंग, मतलब किसी भी तरह के ई-कॉमर्स को साफ साफ शामिल कर लिया गया है। हाँ, ये बहुत जरूरी था। ये बदलाव समय की मांग थी, क्योंकि 1986 का पुराना कानून तब बना था जब इंटरनेट का इतना चलन नहीं था। बिल्कुल। इससे अब Amazon, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदारी करने वाला व्यक्ति पूरी तरह सुरक्षित है, और परिभाषा का दायरा यहीं खत्म नहीं होता है। अच्छा। इसमें वो व्यक्ति भी शामिल है जो असल खरीदार की मंजूरी से उन चीजों का इस्तेमाल करता है। जैसे अगर एक माँ अपनी बेटी के लिए कॉलेज के लिए लैपटॉप खरीदती है, तो वो बेटी भी कानून की नजर में एक उपभोक्ता है, भले ही पैसे उसने न दिए हों। बिल्कुल सही, यही इसका मतलब है। ये तो हुई परिभाषा की बात कि कौन उपभोक्ता है, लेकिन परीक्षा में अक्सर सवाल इस पर बनता है कि कौन उपभोक्ता नहीं है। ये जानना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, कानून कुछ लोगों को इस दायरे से साफ साफ बाहर रखता है। तो पहला तो वही हुआ जो दोबारा बेचने के लिए सामान खरीदता हो, है ना? जैसे मेरे घर के पास वाला दुकानदार जो होलसेल मार्केट से सामान लाता है अपनी दुकान पर बेचने के लिए। बिल्कुल सही, उसे हम कहते हैं पुनर्विक्रय या रीसेल। वो दुकानदार उपभोक्ता नहीं है, वो एक कारोबारी है। दूसरी श्रेणी है वाणिज्यिक उद्देश्य
यानी कमर्शियल पर्पस की। कमर्शियल पर्पस। जब कोई व्यक्ति या कंपनी बड़े पैमाने पर व्यापार करने के लिए कोई सामान या सेवा खरीदती है तो उसे उपभोक्ता नहीं माना जाता। जैसे कि एक बड़ी आईटी कंपनी अगर अपने कर्मचारियों के लिए 500 लैपटॉप खरीदती है तो वो उपभोक्ता नहीं है। एकदम सही। और तीसरा, जो व्यक्ति बिना किसी शुल्क के यानी फ्री ऑफ चार्ज प्रदान की गई सेवाओं का लाभ उठाता है। इसका क्लासिक उदाहरण तो सरकारी अस्पताल में मिलने वाला मुफ्त इलाज होगा। हाँ बिल्कुल, चूंकि वहां कोई कंसिडरेशन नहीं दिया गया इसलिए मरीज को उपभोक्ता नहीं माना जाएगा। यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। कई सरकारी अस्पतालों में अब कुछ मामूली शुल्क वाली विशेष सेवाएं भी होती हैं, जैसे प्राइवेट रूम या कुछ खास टेस्ट। तो क्या उन विशेष सेवाओं के लिए व्यक्ति उपभोक्ता बन जाएगा? ये तो एक ग्रे एरिया जैसा लगता है। ये बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब है हाँ। अगर किसी सेवा के लिए, चाहे वो कितनी भी मामूली क्यों ना हो, कोई भी शुल्क लिया गया है तो उस विशेष सेवा की हद तक वो व्यक्ति उपभोक्ता बन जाएगा। अच्छा। तो अगर मुफ्त ओपीडी में कोई दिक्कत होती है तो शिकायत नहीं हो सकती, लेकिन अगर 200 रुपये देकर कराए गए किसी टेस्ट की रिपोर्ट गलत आती है तो उसके लिए उपभोक्ता आयोग में जाया जा सकता है। अच्छा, अब वापस वाणिज्यिक उद्देश्य वाले बिंदु पर आते हैं। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प अपवाद है, स्वरोजगार या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। ये अक्सर छात्रों को बहुत कंफ्यूज करता है। और ये बहुत जरूरी भी है। कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई सामान या सेवा अपनी आजीविका कमाने के लिए खरीदता है और उसका इस्तेमाल मुख्य रूप से मतलब खुद करता है तो उसे वाणिज्यिक उद्देश्य नहीं माना जाएगा। अच्छा, मतलब वो व्यक्ति एक उपभोक्ता है? हाँ बिल्कुल। तो अगर एक ग्राफिक डिजाइनर अपने फ्रीलांसिंग के काम के लिए एक महंगा कंप्यूटर खरीदता है तो वो उपभोक्ता है। सही। लेकिन अगर एक डिजाइन एजेंसी 20 कंप्यूटर खरीदकर 20 डिजाइनरों को काम पर रखती है तो वो एजेंसी उपभोक्ता नहीं है। आपने बिल्कुल सही समझा। मुख्य अंतर पैमाने मतलब स्केल और उद्देश्य का है। एक टैक्सी ड्राइवर जो खुद चलाने और अपना घर चलाने के लिए कार खरीदता है वो उपभोक्ता है। लेकिन एक ट्रैवल कंपनी जो 50 टैक्सियों का बेड़ा खरीदकर एक बड़ा व्यवसाय चलाती है वो उपभोक्ता नहीं है। एग्जैक्टली। यह अंतर जानना परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये तो साफ हो गया कि उपभोक्ता कौन है और कौन नहीं। ये हमारी यात्रा का पहला पड़ाव था। लेकिन असली उलझन तब शुरू होती है जब बात सेवाओं की आती है। क्योंकि यहाँ दो ऐसे कानूनी शब्द हैं जो लगभग एक जैसे लगते हैं पर जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देते हैं। सेवा का अनुबंध और सेवा के लिए अनुबंध। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। हाँ, ये अंतर इस पूरे अधिनियम की आत्मा है, क्योंकि यही तय करता है कि कोई पेशेवर सेवा इसके दायरे में आएगी या नहीं। तो पहले सेवा का अनुबंध को समझते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। ये मूल रूप से एक मालिक और नौकर मतलब मास्टर सर्वेंट का रिश्ता है। मतलब एक नौकरी पेशा इंसान और उसकी कंपनी के बीच का रिश्ता। बिल्कुल। यहाँ मुख्य बात नियंत्रण की है। मालिक का इस बात पर पूरा नियंत्रण होता है कि काम कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा और किन तरीकों से किया जाएगा। मतलब कर्मचारी अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। नहीं। और कानून की भाषा में इस तरह के व्यक्तिगत सेवा अनुबंध को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। अच्छा, इसीलिए कर्मचारी अपनी ही कंपनी के खिलाफ सैलरी या प्रमोशन के लिए उपभोक्ता आयोग में नहीं जा सकता। सही। उसके लिए लेबर कोर्ट या अन्य फोरम है। तो फिर सेवा के लिए अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस इससे अलग कैसे है? ये एक क्लाइंट और एक स्वतंत्र पेशेवर मतलब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के बीच का रिश्ता है। यहाँ क्लाइंट ये तो बताता है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन काम कैसे किया जाएगा ये उस पेशेवर के कौशल, ज्ञान और निर्णय पर छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल। जैसे अगर मैं अपना घर बनवाने के लिए किसी आर्किटेक्ट को हायर करती हूँ, मैं उससे अपनी ज़रूरतें बताऊंगी, लेकिन घर का नक्शा कैसे बनाना है ये तय करना तो आर्किटेक्ट का काम है। एकदम सही उदाहरण। या जब हम बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम सिर्फ अपनी बीमारी बताते हैं। इलाज कैसे करना है ये डॉक्टर तय करता है। हाँ, और प्रतिफल के बदले प्रदान की जाने वाली ऐसी सभी पेशेवर सेवाएं इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। तो डॉक्टर, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन सभी की सेवाओं में अगर कोई कमी पाई जाती है तो आप एक उपभोक्ता के तौर पर शिकायत कर सकते हैं। लेकिन इसी मुद्दे पर हाल ही में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक न्यायिक फैसला आया है जो हर लॉ स्टूडेंट के लिए जानना बेहद जरूरी है। मैं वकीलों की बात कर रही हूँ। हाँ, ये इस विषय पर सबसे ताज़ा और महत्वपूर्ण जानकारी है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने
बार ऑफ इंडियन लॉयर्स बनाम डी.के. गांधी मामले में ये फैसला सुनाया कि वकील अपनी पेशेवर सेवाओं के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले तो कई मामलों में वकीलों को इसके दायरे में माना जाता था। कोर्ट ने इसके पीछे क्या तर्क दिया? कोर्ट का तर्क बहुस्तरीय था। पहला, उन्होंने कहा कि कानूनी पेशा अद्वितीय है, यानी सुई जेनरस। ये कोई आम वाणिज्यिक उद्यम नहीं है। सुई जेनरस, ओके। दूसरा, कोर्ट ने माना कि एक वकील और मुवक्किल के बीच का संबंध सिर्फ एक अनुबंध नहीं, बल्कि विश्वास और भरोसे का रिश्ता है। ये सेवा के लिए अनुबंध से ज्यादा व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध जैसा है। अच्छा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तर्क ये था कि वकील अदालत के अधिकारी, मतलब ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं। उनका पहला कर्तव्य न्याय प्रणाली के प्रति होता है, ना कि सिर्फ अपने मुवक्किल के प्रति। तो इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई मुवक्किल अपने वकील की सेवाओं से असंतुष्ट है, तो वो अब उपभोक्ता आयोग में नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। उसे न्याय के लिए बार काउंसिल या फिर लापरवाही के लिए सिविल कोर्ट जैसे दूसरे रास्ते अपनाने होंगे। ठीक है, तो अब हमारी यात्रा का तीसरा और अंतिम पड़ाव। हमने ये पहचान लिया कि एक व्यक्ति उपभोक्ता है और उसकी शिकायत भी जायज़ है, तो अब वो असल में न्याय पाने के लिए कहाँ जाएगा? चलिए इस त्रिस्तरीय प्रणाली को समझते हैं। अधिनियम ने उपभोक्ताओं को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय देने के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित 3 टियर मतलब त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक प्रणाली बनाई है। क्वाजी जुडिशियल सिस्टम। हाँ, इसे क्वाजी जुडिशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पारंपरिक अदालतों की तरह ही काम करती है, पर इसकी प्रक्रिया बहुत सरल और तेज होती है। तो इस पिरामिड में सबसे नीचे यानी पहला स्तर क्या है? सबसे पहला और बुनियादी स्तर है जिला आयोग यानी डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ये हर जिले में स्थापित होता है। इसका आर्थिक क्षेत्राधिकार मतलब पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन हाँ, उन शिकायतों को सुनने का है जहां खरीदे गए सामान या सेवाओं का कुल मूल्य 50 लाख रुपए तक हो। 50 लाख तक। और 2019 के कानून ने शिकायतकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत भी तो दी है। पहले शिकायत वहीं करनी पड़ती थी जहां विक्रेता का ऑफिस हो। हाँ, और ये क्रांतिकारी बदलाव है। अब 2019 के अधिनियम के तहत उपभोक्ता उस जिला आयोग में भी शिकायत दर्ज कर सकता है जहां शिकायतकर्ता खुद रहता है या काम करता है। ये वाकई में उपभोक्ता अनुकूल कदम है। इससे न्याय पाना बहुत आसान हो गया है। बहुत ज्यादा। अच्छा, अगर मामला 50 लाख से ज्यादा का हो लेकिन 2 करोड़ से कम का हो तो क्या होगा? तो उपभोक्ता सीधे दूसरे स्तर पर जाएगा, जो है राज्य आयोग यानी स्टेट कमीशन। इसका आर्थिक क्षेत्राधिकार 50 लाख रुपए से ज्यादा लेकिन 2 करोड़ रुपए तक के मामलों को देखने का है। और इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है, अपीलों को सुनना। बिल्कुल, इसके पास अपीलीय क्षेत्राधिकार एपेलेट जुरिस्डिक्शन भी है। मतलब अगर कोई पक्ष जिला आयोग के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो राज्य आयोग में अपील कर सकता है। और इस प्रणाली का शिखर अगर मामला 2 करोड़ से भी ज्यादा का हो तो मामला सीधे शीर्ष पर यानी राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन में जाएगा, जो नई दिल्ली में है। ये उन सभी शिकायतों को सुनता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 2 करोड़ रुपए से अधिक हो। और ये राज्य आयोगों के आदेशों के खिलाफ अपीलें भी सुनता है। हाँ, बिल्कुल। ये संरचना तो काफी स्पष्ट है, लेकिन क्या होता है अगर कोई इन आयोगों के आदेश को मानने से इनकार कर दे? क्या ये आयोग बस कागजी शेर हैं? बिल्कुल नहीं। कानून ने इस स्थिति से निपटने के लिए बहुत कड़े प्रावधान किए हैं। अधिनियम की धारा 72 के तहत अगर कोई भी पक्ष आयोग के आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। और वो सजा क्या है? इसमें कारावास हो सकता है, जो कम से कम 1 महीने से लेकर 3 साल तक का हो सकता है। 3 साल तक की जेल? हाँ, साथ ही जुर्माना भी लग सकता है, जो कम से कम 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक हो सकता है। या फिर मामले की गंभीरता को देखते हुए ये दोनों सजाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को संक्षेप में देखें तो हमने उपभोक्ता की यात्रा के तीनों पड़ावों को समझ लिया है। पहले हमने देखा कि एक उपभोक्ता कौन है, जिसमें अब ऑनलाइन खरीदार भी शामिल है, और कौन नहीं है, जैसे पुनर्विक्रय या बड़े वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए खरीदने वाले। लेकिन स्वरोजगार उसका एक महत्वपूर्ण अपवाद है। हाँ, फिर हमने सेवा का अनुबंध मतलब नौकरी और सेवा के लिए अनुबंध मतलब पेशेवर सेवा के बीच के उस जरूरी अंतर को समझा। और हमने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को भी जाना कि वकील अब इस कानून के दायरे से बाहर हैं। और अंत में हमने न्याय पाने की पूरी त्रिस्तरीय प्रणाली को देखा, जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोग। और सबसे जरूरी बात, उनके आदेशों को लागू करवाने के लिए धारा 72 के तहत दिए गए कड़े दंड के प्रावधान। बिल्कुल, हमने देखा कि ये कानून आज के बाजार में उपभोक्ताओं की सुरक्षा कैसे करता है। लेकिन यहाँ से
एक विचारोत्तेजक सवाल उठता है। बताइए। जैसे जैसे ई-कॉमर्स और एआई संचालित सेवाएं बढ़ रही हैं, भविष्य में किस तरह की नई सेवा में कमी या अनुचित प्रथाएं सामने आ सकती हैं? क्या होगा जब कोई एआई डॉक्टर गलत सलाह दे या कोई एल्गोरिदम आपके साथ भेदभाव करे? ये अर्धन्यायिक निकाय एक एल्गोरिदम द्वारा दी गई सेवा का मूल्यांकन करने और उसकी जवाबदेही तय करने के लिए खुद को कैसे अनुकूलित करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के कानून को दे